Bismillahirrahmanirrahim. From John Donne. Nocturnal upon St. Lucy's Day, being the shortest day. Nocturnal means midnight, the event of midnight. Nocturnal. Upon St. Lucy's Day, St. Lucy's is the goddess of cold and winter. सेंट लूसीज जो है वो विंटर की गॉडेस है या कोल्ड की, सर्दी की गॉडेस है, और इस गॉडेस को एक त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि ये सर्दी की गॉडेस है, देखा जाता है किस दिन सर्दी सबसे ज़्यादा पड़ती है। हमारे यहाँ जिस दिन सर्दी सबसे ज़्यादा पड़ती है वो दिन इंतहाई छोटा होता है और वो रात इंतहाई तवील होती है। इसी तरह ये 13 दिसंबर है, दिसंबर की 13 है, और वहाँ पर दिसंबर की 13 को दिन इंतहाई छोटा होता है कि 7 आवर्स का होता है, और रात इंतहाई तवील होती है और सर्द होती है। पोएट एक ऐसे ही त्यौहार पर मौजूद है, सेंट लूसीज के ही उस प्रोसेशन पर, उस इजलास पर मौजूद है जहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। 13 दिसंबर को, जिस दिन 13 दिसंबर की रात को तो त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया जाता है, लेकिन 13 दिसंबर के जो दिन है वो इतना छोटा होता है कि 7 हार्स का होता है। तो ये रिलेट की जाती है मैथोलॉजी गॉडेस के साथ कि इस दिन को सिर्फ 7 घंटों के लिए सेंट लूसी अपना दीदार कराती है, अपना जलवा अफरोज होती है। क्लियर? ये एक कंसेप्ट और भी साथ है। पोएट अब सेंट लूसीज के उस दरबार पर पहुंचा हुआ है और वहां पर सर्दी ज्यादा है, लोग हैं और उदासी है, क्योंकि सारा मंजर डिवेस्टेशन का है, तबाही का है। क्लियर? पोएट भी उदास है। वाई? बिकॉज इन 1727 के अंदर जॉन डॉन की वाइफ एन मोर की भी डेथ हो गई है। नाउ ही इज ओवर देयर इन दिस श्राइन। इस श्राइन पर आया हुआ है, इस श्राइन पर आया हुआ है, और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को याद कर रहा है और सोच रहा है कि मेरी वाइफ के मरने के बाद आई एम नाउ नथिंग, मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। I am the zero. I am the absolute zero. I am the absolute nothing. The whole concept of the poem is to determining the poet as a nothing. सबसे अहम बात nothing है। पोएट अपने आप को ये डिनोट करना चाहता है कि he is nothing. वो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, और वो कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ लोगों से जो लवर्स हैं, जो यूथ में हैं। सूरज अभी भी उनके लिए निकलेगा और तपिश उनके ऊपर डालेगा, वो अभी भी अपनी लस्ट को, सेक्स को एंजॉय करेंगे। एंजॉय करो, लेकिन याद रखे कि इंसान का अंजाम यही है। आखिर तुम्हें भी इस सूरत हाल से 2-4 होना है, ये उसकी इंडिकेशन है। अगर ये वो नहीं भी कह रहा तो ये ज़रूर कह रहा है कि तुम एंजॉय करो लाइफ को, मैं तो अब नथिंग हूँ। और वो ये कहता है कि मैं नथिंग ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इस नथिंग के अंदर से फिर से जन्म लूंगा, क्योंकि आई हैव अ पावर ऑफ लव। मैं इस नथिंग के अंदर से फिर से जन्म लूंगा। क्लियर? ये इसकी बेसिक थीम है। फ्रेम की जहाँ तक बात करते हैं प्लॉट की, तो प्लॉट बहुत फेक है। पोएट, मुझे ऐसा लगा है, मुझे महसूस हुआ है कि पोएट ने जैसे अपनी इमेजिनेशन को ज़बरदस्ती फोकस किया है और पोएम को स्पेशली उस इवेंट पर लिखा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक कामयाब पोएम है, सिवाय इसके नथिंग के आइडिया का। नथिंग का आइडिया दिया गया है वो अच्छा है, उसके अलावा ये अपने रिदम के अंदर, अपने फ्लो के अंदर, अपने फॉल के अंदर ये पोएम कोई कामयाब पोएम नजर नहीं आती। आइए इस मजबूरन लिखी हुई पोएम को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमने राइटर को हर तरह से एनालाइज करना है ना, कि राइटर तो लिख रहा है, हमें अंदाजा होना चाहिए कि राइटर किस मूड में है। बाज़ का राइटर नेचुरल फ्लो में होता है, जैसे सन राइजिंग है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार है। पोएट जो नेचुरल फ्लो में है, बाकी वो पोएटिक उस इंस्पिरेशन के अंदर बैठा हुआ है जहाँ पर एक पोएट को होना चाहिए। इस पोएम में पोएट
जबरदस्ती उस दुखों को बताना चाहता है, अपनी उस कैफियत को डिनोट करना चाहता है जो उस पर तारी है। एक और अच्छा इशू ये भी है, अच्छा पहलू ये भी है पोएम का कि बहुत वक्त कुछ आइडियाज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बयान करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि पेन की एक्सप्लेनेशन एक पेज पर लिख कर दें कि जब सर में पेन होता है तो क्या होता है, दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट कि आप कैसे उसे बताएंगे कि सर के कौन से हिस्से में कैसे उसकी तकलीफ होती है, उसकी रिजम्बलेंस कहाँ से ढूंढेंगे, क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा टॉपिक। एक पहलू ये भी पोएम का अच्छा है, तो पोएम ने अपने तमाम दुखों को एलाबोरेट करने की, उनको वाज़ेह करने की कोशिश की है। देखते हैं टेक्स्ट, देखिए टाइटल है आ नॉकटर्नल अपॉन सेंट लूसीज डे। सेंट लूसी के दिन की ये अब मिडनाइट है। सेंट लूसी दिन को तो जलवा अफरोज हो चुकी है, अब ये रात है और मिडनाइट है। बीइंग द शॉर्टेस्ट डे, और दिन सबसे छोटा दिन था। इट्स द ईयर्स मिडनाइट, ये 2 सालों के दरमियान की रात है, हैं 2 सालों के दरमियान कैसी रात है। जनवरी से शुरू हुआ था, फिर दिसंबर की 13 आई, फिर आगे भी तो चलेगा ना दिसंबर की 13 तक, फिर अगली रात आएगी ना अगले दिसंबर की 12 तक। देखें पीछे से लेकर ये 2 सालों के दरमियान की मिडनाइट बनती है। ये आज रात है, सपोज रात के 12 बज रहे हैं, मैं कहता हूँ मिडनाइट है। मैं कहता हूँ ये 2 दिनों के दरमियानी रात है, एक गुजरने वाला कल और एक आने वाला टुमारो, उसके दरमियानी रात है। इस तरह ये 2 सालों के दरमियानी रात है। एंड इट इज द डेज लूसीज, और ये शॉर्टेस्ट डे है। इट इज द डेज, और ये दिन लूसीज, ये लूसी के दिन है, ये लूसी का दिन है। आप कहेंगे हु सक्सेस, जो मुश्किल से 7 आवर्स हर सेल्फ अनमास्क, वो मैं 7 घंटे अपने आप को अनमास्क करती है। यानी कि दिन 7 घंटे का है, तो दिन जो निकलता है तो सोचते हैं लोग कि ये सेंट लूसी अपने आप को अनमास्क किए हुए है। द सन इज स्पेंट, सूरज जो है डूब गया है, रात है ना, मिडनाइट है ना, सूरज डूब गया है। एंड नाउ हिज फ्लास्क, अब उसके सितारे जो हैं, फ्लास्क, जब कोहरा हो, जब धुंध हो, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो फ्लास्क स्टार्स जो हैं वो भी डिम हो जाते हैं। सेंड फोर्थ लाइट स्क्वैब्स, वो रोशनी फेंक तो रहे हैं स्टार्स, लेकिन डिम रोशनी फेंक रहे हैं। नो कांस्टेंट रेस, उनकी रेस कांस्टेंट नहीं है। द वर्ल्ड्स होल सैप इज संक, पूरी दुनिया का सैप, पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया की विटेलिटी, पूरी दुनिया का जो असल था, नेचर, जो पूरी दुनिया की जो अहम तरीन चीज थी, संक, डूब चुकी है। देखो ओवरऑल स्टैंजे को देखते हैं तो पता चलता है, अगर हम पोएट के मूड को देखें तो हमें पता चलता है स्टैंजे को पढ़कर, उसने स्टार्स को डिम देखा है, उसने दिन को कोहरा आलूद देखा है, सर्दी शदीद देखी है, मिडनाइट की बात की है उसने, उसके अलावा सूरज के डूबने की बात की है। ये सारी चीजें ज़ाहिर करती हैं कि पोएट का मूड इंतहाई सैड है। आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। द जनरल बॉम, द हाइड्रोप्टिक अर्थ हैज ड्रंक। जनरल बॉम, बॉम का मतलब यहाँ क्रीम, अहम तरीन चीज, एसेंस, निचोड़, गोदा, कोर, हार्ट, अहम तरीन, सेंटर, बेसिक चीज, जो अहम तरीन चीज थी, जो नेचर थी, जो करीम थी, हाइड्रोप्टिक अर्थ, वो ये प्यासी जमीन जो है ड्रंक, पी गई है। यानी कि रात है ना, रात को देख रहा है, मंजर क्या है, सारा तारीख है ना, मंजर तारीख है ना, उसे ऐसा लगता है जैसे ये जमीन सारी नेचर को पी गई हो, खा गई हो, सारी नेचर को जैसे जमीन खा गई हो, उसे ऐसा लगता है। Whether as to the, और जमीन लगती है थर्स्टी, जमीन थर्स्टी क्यों लगती है? बिकॉज उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है,
तो वाइफ की डेथ हो गई है तो वाइफ कहाँ गई? ग्रेव में, प्यासी जमीन, बंदे खा जाती है। तो उसकी सारी दुनिया तो वही थी ना, उसकी वाइफ, सारी दुनिया की विटैलिटी भी वही थी, सारी दुनिया में वाइफ थी। और ये अर्थ जमीन, उसकी प्यासी जमीन जो है उसकी वाइफ को, उसकी दुनिया को निकल गई है, पी गई है। Whether as to the dead feet, और ये डेड फीट हैं, डेड फीट, ये डेड फीट, लाइफ स्ट्रंग। और विदर में वो कहते हैं कि एज टू द डेड फीट, हर चीज इस तरह से विदर हो गई है, इस तरह से मुरझा गई है जैसे कि मुर्दे के पांव होते हैं, बिस्तर पर मुर्दे के पांव होते हैं। लाइफ इज श्रंक, जिंदगी बिल्कुल श्रिंक हो गई है। डेड एंड इंटर्ड, जिंदगी मर गई है और दाखिल हो गई है, कहाँ? कब्र में। येट ऑल दीज सीम टू लाफ, और हर दूसरी चीजें जो मौजूद हैं वो लगता है कि इस सानिए पर जैसे हंस रहे हो। कंपेयर्ड विद मी, मेरे मुकाबले में, जैसे मैं अपने आप को इतना उदास देखता हूँ। मेरी दुनिया जब तबाह हो गई है, मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मुझे लगता है ये जितने भी लोग यहाँ पर खुश हैं, ये खुश नहीं है महज, ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। Who am their epitaph, और मैं इनका एपिटैफ, who am, वो जो मैं हूँ इनका एपिटैफ हूँ, इनका सबसे अहम हिस्सा हूँ। एपिटैफ कहते हैं, मजार में जाए ना तो मजार की कब्र देखें, कब्र के ऊपर एक तरफ से उन्होंने सहरा बना कर रखा होता है, इस तरह का पगड़ी बना कर रखी होती है हमारे यहाँ। वो क्या है? उसे हम एपिटोम कहते हैं कि ये इसका एपिटोम, कि सबसे असल जगह ये है। मस्जिद है, कितनी बड़ी मस्जिद होती है, लेकिन उसका एपिटोम एक होती है, गुंबद उसका एक होता है, गुंबद को एपिटोम कहते हैं। एपिटोम का मतलब यही होता है। एपिटैफ का मतलब कोई चीज जो हेड हो, जो अहम तरीन हो। जैसे इंसान का एपिटैफ क्या है? हेड, ये एपिटैफ है, ठीक है? नाक का नहीं, हेड की बात की। स्टडी मी देन, मुझे देख लो। अब उसका आइडिया बदला है। उसने कहा है पहले कि मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ, और दुनिया सारी की सारी मेरे लिए ऐसे है जैसे मुर्दा के पांव होते हैं। फिर ये कहने के बाद वो कहता है कि ये जो लोग यहाँ पर रिजाइज कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, सेंट लूसीज के मज़ार पर आकर लोग क्या कर रहे हैं, या हमारे यहाँ मज़ारों पर जाकर लोग क्या करते हैं? रोते हैं जाकर, जब इनका इजलास होता है वहाँ पर डांस करते हैं, वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, वहाँ पर मेला लगा हुआ होता है, ये सब कुछ इस तरह होता है ना कुछ चीज़, ठीक? तो वहाँ भी लोग रक्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो कहता है ये तमाम लोग जो इर्द गिर्द मेरे मौजूद हैं, ये जानते नहीं कि मैं इनका एपिटैफ हूँ, मैं इनका हेड हूँ, मैं सबसे वाइटल चीज़ हूँ, कि मैंने जिंदगी सारी गुजार ली है, सारे कायदे पढ़ लिए हैं जो ये कायदे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो कहता है कि ये स्टडी मी देन, अरे लोगों मुझे पढ़ो। यू हू शैल लवर्स बी, तुम वो जो फ्यूचर के लवर्स हो। शेल का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर के वो जो तुम लवर्स हो। एट द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में। दैट इज एट द नेक्स्ट स्प्रिंग, ये है, ये अगले स्प्रिंग की बात करें। फॉर आई एम एवरी डेड थिंग, अगला स्प्रिंग आ जाए या अगली दुनिया आ जाए, मैं तो बस कोई मुर्दा चीज हूँ। इन होम लव राउट न्यू अल्केमी, हाँ मेरे अंदर मोहब्बत राउट क्रिएट करेगी, न्यू अल्केमी, एक नई चीज, एक नया गोदा, एक नई रीबर्थ, एक नया मादा हयात। मैं जो इस वक्त डेड हूं, मेरे अंदर मोहब्बत फिर से जिंदगी पैदा कर देगा, मोहब्बत मेरे अंदर फिर से जिंदगी पैदा कर देगी। मैं हूं डेड, लेकिन मुझ डेड के अंदर मोहब्बत फिर से जिंदगी भर देगी, जिंदगी पैदा कर देगी, क्योंकि मोहब्बत को जवाल नहीं ना। मोहब्बत करने वाले लोगों को मोहब्बत मरने नहीं देती, मोहब्बत मुझे फिर से जिंदगी देगी, हालांकि मैं डेड हूँ। फॉर दिस आर डेड एक्सप्रेस, और मोहब्बत लाजमी तौर पर अपने आर्ट को एक्सप्रेस करेगी, मोहब्बत लाजमी तौर पर मुझे दोबारा जिंदा करेगी, और दुनिया को पता चल जाएगा कि मोहब्बत लोगों को जिंदा रखती है, मोहब्बत दोबारा रीबर्थ देती है। सिंपल इज दैट। पोएट ने कहा है कि सेंट लूसीज की नाइट है,
मैं बहुत उदास हूँ, मेरे लिए सारी दुनिया मर चुकी है क्योंकि मेरी वाइफ मर गई है। ये जो लवर्स है सारे के सारे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि मैं भी कभी लवर था, लेकिन अब मैं डेड हो चुका हूँ। लेकिन ये याद रखें कि मेरी मोहब्बत मुझे फिर से जिंदा जरूर करेगी, कभी ना कभी। क्लियर? ये कहा है उसने। अब उसकी फिलॉसफी करेगा कि मोहब्बत कैसे उसे जिंदा करेगी। आप क्वाइंट एसेंस, क्वाइंट एसेंस का मतलब है अर्क, निचोड़, असल, प्योर, साउल, हार्ट, कोई भी मीनिंग कर ले, अर्क कर लेता हूं, अर्क। इवन फ्रॉम नथिंगनेस, नथिंगनेस से भी मेरा फिर जिंदगी मेरी जन्म लेगी, नथिंगनेस से फिर मैं अपना असल वापस लूंगा। देखो बेटा, आइडिया है खखन से, एक परिंदे का नाम है खखन से। हम जो हिंदुस्तानी हैं, अगर आप लोगों ने तकसीम को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर आप नहीं है, एक्सेप्ट करें या ना करें आप हैं। ये जो खित्ता है हमारा हिंदुस्तान वाला, हम लोग अपने आप को कहते हैं ककनफेस, कि हम ककनफेस हैं। ककनफेस की डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा परिंदा है जो जब मौत उसके करीब आती है तो ये एक राग गाता है। जब ये राग गाता है तो उस राग को गाते गाते इसकी डेथ हो जाती है, बल्कि इसको आग लग जाती है। उस अपनी आग के अंदर ये मर जाता है और इसकी राख जब इकट्ठी हो जाती है, उस राख में से फिर ये परिंदा फिर से जन्म लेता है और फिर जिंदा हो जाता है। तो हम कहते हैं हम ककनफेस हैं, हम कभी ना मरने वाले हैं। तो आइडिया बिल्कुल वही है। वो कहते हैं कि मैं नथिंगनेस से फिर जन्म लूंगा। असल में ककनफेस की जो अहम थियोलॉजी है वो ये है, अहम लॉजिक ये है कि ककनफेस के अंदर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, एज्यूम है, ककनफेस, फीमेल ककनफेस जब एग वो देना होता है उसने, वो जिंदगी में एक ही एग देती है। जब एग देना होता है तो असल में वो एग जहाँ उतारती है तो वहां पर कुछ इस तरह मैटर होता है उसके साथ कि उसको ना बहुत ज़्यादा हीट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और गल सड़ के वो उसको आग ही लग जाती है। तो उसी राख में वो एग मौजूद होता है, उस एग से फिर वही ककनफेस जन्म लेता है। तो एक्चुअली लॉजिकल ये चीज़ है। और मुझे याद है कि मैंने जियोग्राफी पर देखा था तो वो ककनफेस जब बैठा था तो उसने इतनी ज़्यादा वो सांस भरी थी, तेज वार्म, कि उसके इर्द गिर्द जो मौजूद तिनके थे उनको आग लगी थी। मुझे ये भी याद आ रहा है। इसमें से कोई एक एलिमेंट जरूर है। तो राइटर भी ऐसा ही कुछ कह रहा है कि मैं नथिंगनेस से फिर अपना मादा हयात पालूंगा, मैं जन्म ले लूंगा। फ्रॉम डल प्राइवेशंस, मैं इस डल तन्हाई में से, डल लॉनलीनेस में से फिर जन्म लूंगा। एंड लीन एम्फेटिनेस, और ये कमजोर किस्म की खालीपन है, ये जो मेरे अंदर खालीपन है, मैं खाली हो चुका हूँ, इस खालीपन से फिर मैं जन्म लूंगा। ये क्यों कह रहा है लॉनलीनेस, फिर एम्फेटिनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया है? देखो पोएट पता है क्या कहना चाहता है? पोएट कहता है मैं नथिंग हूं। जहां मैं उंगली घुमा रहा हूं फिजा के अंदर, क्या ये नथिंग है? ये मैं एक मैं फिंगर अपनी दीवार पर घुमाता हूं और मैं कहता हूं ये जगह नथिंग है। आप एक्सेप्ट करते हैं ये नथिंग है? नहीं, ये नथिंग नहीं है, बिकॉज देयर इज समथिंग। दीवार में ब्रिक्स हैं और यहाँ पर कोई चीज है। अब मैं फिजा में उंगली घुमाता हूँ, क्या ये नथिंग है? ये भी नथिंग नहीं है। हाँ, जो आप सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, शर्माए नहीं। ये नथिंग है बिकॉज देयर इज एयर, पार्टिकल ऑफ एयर मौजूद है यहाँ पर रोशनी मौजूद है। अगर मैं तारीकी में उंगली घुमाऊंगा तो वहां तारीकी के पार्टिकल मौजूद है, हवा भी मौजूद है। पोएट असल में इस नुक्ते की तरफ आपको लेकर जाना चाहता है कि ही इज एब्सोल्यूट नथिंग। उस एब्सोल्यूट नथिंग में से लव अपना ये जादुई कारनामा दिखाएगी कि उसे फिर से जन्म देगी। ठीक, कोई फिलॉसफिकल है। He ruined me, he ruined me। ही कहां से आ गया? ये कोई बिलवर तो नहीं था।
याद आ गई ना कल वाली बात। ये तो बिलवेड थी, तो हर यशी आना चाहिए था, यही कहाँ से आ गया, कहीं ये बिलवर तो नहीं था। ये नई टर्म इजाद की है हमने खुसरे के लिए, बिलवर नहीं जी। ही का यहाँ पर मतलब लव है, ब्रैकेट में लिख लेंगे लव। ही रॉन्ड मी, मेरी मोहब्बत ने मुझे रॉन्ड कर दिया। एंड आई एम रीबिकॉर्ड, और मैं फिर से जन्म लूंगा। ऑफ अब्सेंस, मैं जन्म लूंगा अब्सेंस से, जहाँ कुछ ना हो। डार्कनेस, मैं जन्म लूंगा डार्कनेस में से, तारीकी में से। डेथ, मैं जन्म लूंगा डेथ में से। थिंग्स विच आर नॉट, मैं उन चीजों से जन्म लूंगा जो नहीं है। डार्कनेस की बात कर दिए कि मैं तारीकी से जन्म लूंगा। पोएट अपनी इस बात को फिर सुलझाएगा कि मैं वहां से जन्म लूंगा जहां तारीकी भी नहीं होगी। क्लियर? ऑल अदर्स फ्रॉम ऑल थिंग्स ड्रॉ ऑल दैट्स गुड, तमाम दूसरी चीजें किसी दूसरी चीजों से वो अपना कोई ना कोई खमीर लेती हैं, कोई ना कोई विटैलिटी, कोई ना कोई एनर्जी लेती हैं, कुछ ना कुछ लेती हैं। हम एनिमल से अपनी एनर्जी लेते हैं, हम प्लांट से, ट्रीज से अपनी एनर्जी लेते हैं, फ्रूट से अपनी एनर्जी लेते हैं। कोई ना कोई चीज किसी न किसी दूसरी चीज से एनर्जी लेती है। जैसे हम कहते हैं, कौन सा फूड साइकिल कहते हैं, फूड चेन है। अच्छा, इस तरह की कोई चीज है। लाइफ, साउल, फॉर्म, स्टेट, वेंस द बीइंग हैव। और इसी तरह लाइफ, साउल, फॉर्म, शक्ल सूरत, स्टेट, वेंस द बीइंग हैव। कोई ना कोई चीज, हर एक चीज की जरूर होती है। साउल की भी कोई फॉर्म है, शक्ल है, एग्जिस्टेंस मौजूद है। आई बाय लव्स लिम्बिक, मैं अपनी मोहब्बत की वजह से। आई बाय लव्स लिम्बिक, मैं मोहब्बत के किसी आले की वजह से। लिम्बिक असल में एक ऐसे आले का नाम है जो कि अर्क निकालता है। उसमें आप गुलाब डालेंगे, गुलाब के अर्क निकाल कर दे देगा। ठीक है, वैसे तो उस्ताद साहब बैठे हुए हैं, उनके हाथों ने अभी अभी अर्क निकाला है, गुलाब के टुकड़े टुकड़े किए उन्होंने मेरे सामने। तो ये गुलाब का अर्क निकालने वाला आला है। लव लिम्बिक का मतलब ये हुआ मोहब्बत का वो आला जो कि मोहब्बत का निचोड़ दिखाता है, निकालता है, बताता है, जिसके अंदर से मोहब्बत का निचोड़ निकलता है। I by love's limbic am the grave, मैं मोहब्बत के, मैं एक लिम्बिक की तरह हूँ, मैं एक लिम्बिक की तरह हूँ और मैं इंतहाई उदास हूँ। यानी कि मोहब्बत का निचोड़ निकालने वाले आले की तरह हूँ और उदास हूँ। ऑफ ऑल दैट्स नथिंग, मैं ग्रेव हूँ, मैं परेशान हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग हूँ। ऑफ द फ्लोट हैव वी टू वेप्ट, ऐड या फिर तब्दील हुआ, फिर वो किसी और चीज में निकल गया। अब वो कहता है ऑफ द फ्लड, अक्सर औकात हमने सैलाब बहाए हैं, यानी कि आंसुओं के सैलाब बहाए हैं। हैव वी टू वेप्ट, मेरी बीवी और मैंने, एंड और मैंने बैठकर आंसुओं के सैलाब बहाए हैं। एंड सो ड्राउन द होल वर्ल्ड, और उस आंसुओं के साथ हमने अपनी दुनियाएं गर्क कर दी। अस टू ऑफ डिड वी ग्रो, और इस तरह से अस टू हमने एक दूसरे को गर्क कर दिया, डबो दिया। ऑफ डिड वी ग्रो टू बी टू क्लासेस, और रो रो कर बाज़ तो हम क्लासेस, हम इंतहाई उजाड़ बन गए अपनी जात के अंदर। क्यास का मतलब होता है असल में क्यास, कि जब यहाँ पर जन्नत नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, हेवन नहीं था, अर्थ नहीं थी, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर क्या था? तो लिटरेरी फॉर्म हम कहते हैं ख्यास था। ख्यास, ख्यास कहते हैं बदनज़मी थी, कोई पैटर्न नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, बदनज़मी थी। तो क्यास का मतलब ये है। तो क्यास का मतलब क्या हुआ? बदनज़मी। पोएट कहना चाहता है कि जब तक पिछले दिनों में जब वो जिंदा थी तो हम रोते थे बहुत ज़्यादा, और रो रो कर हम एक दूसरे को बर्बाद कर देते थे, हम ख्यास बन जाते थे दोनों एक। एंड ऑफन absences withdraw our souls, और अक्सर absences जब हम जुदा होते थे तो हमारी साउल जो है withdrew, हमारे अंदर से हमारी रूह निकल जाती थी जुदा जब होते थे। एंड मेड अस carcasses, और जब हम जुदा होते थे हमारी रूहें हमारे अंदर से निकल जाती और हम चलते फिरते मुर्दे बन जाते। मेड अस carcasses, बट आई एम बाय हर डेथ,
लेकिन मैं उसकी मौत के बाद रिचुअल रॉन्ग सर, जो कि लफ्ज उसके लिए नामुनासिब है, मेरी वाइफ की मौत के बाद फिर कहता है कि तौबा तौबा, वो तो मरी ही नहीं है, ठीक है, ये लफ्ज मुनासिब नहीं है उसके लिए कहूँ कि उसकी मौत के बाद। ऑफ द फर्स्ट नथिंग, मैं पहले नंबर की नथिंग हूँ, प्योर नथिंग हूँ, द एलेक्सर ग्राउंड, और इस नथिंग में से एलेक्सर निकलेगा। एलेक्सर क्या है? आ सोर्स ऑफ लाइफ। सीमन, जो मेडिकल के स्टूडेंट मेडिकल पढ़ चुके हैं उन्हें पता है सीमन क्या होते हैं, ये उसकी बात कर रहा है, उसकी एग्जांपल दे रहा है। वो कह रहा है कि एलेक्सर मादा हयात, मैं अपनी नथिंग में से कोई ना कोई एलेक्सर ले आऊंगा, मादा हयात ले आऊंगा, एनर्जी ले आऊंगा, ताकत ले आऊंगा, कोई ना कोई दोबारा रीबर्थ करने की। वर आई अ मैन दैट आई वर वन, क्या मैं एक आदमी हूँ? दैट आई वर वन आई नीड मस्ट नो, क्या मैं इन आदमियों में से एक हूँ? मैं इंसान हूँ। वर आई अ मैन, मैं इंसान हूँ, मैं इन तमाम में से एक हूँ। आई नीड मस्ट नो, मुझे जानना है मैं कौन हूँ। आई शुड प्रेफर, मुझे प्रेफर करना चाहिए। इफ आई वर एनी बीस्ट, हाँ मैं प्रेफर करता हूँ, ऐ काश कि मैं कोई बीस्ट होता। वो कहता है कि मैं इंसान हूँ, इंसान के तो बड़े मसाइल हैं, सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा, ऐ काश कि मैं बीस्ट होता, जो कम अकल होता है, बीस्ट होता। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गया पोइट को कि बीस्ट जब कहता है सम एंड्स सम मीन्स, कोई ना कोई मकासद, कोई ना कोई रहन सहन का तरीकाकार, मीन्स का मतलब यही है रहन सहन का कोई तरीकाकार को मीन्स मकासद। वो कहता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीज के भी कोई ना कोई मकासद होते हैं, नस्ल आगे बढ़ाता है, खाता पीता है, ग्रोह का सरबराह बनता है, उनके भी मकासद हो सकते हैं, एंड मकासद बेटा। या प्लांट्स, अच्छा पौधे मैं पौधों में से कोई होता, या स्टोन्स, या पत्थर में से कोई होता, दी टेस्ट, इनमें से कोई एक चीज में होता। डिटेस्ट का मतलब था, हाँ डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत। तो लेकिन ये प्लांट्स, ये स्टोन्स, ये भी एक दूसरे से नफरत करते हैं एंड लव, और मोहब्बत भी करते हैं। अब ये नहीं कि पोइट ने कहा काश मैं बीस्ट होता, फिर पोइट ने कहा नहीं बीस्ट के भी मकासद कोई हो सकते हैं, फिर कहा मैं अच्छा कोई पौधा होता या मैं स्टोन होता, फिर साथ ही जवाब दे दिया कि ये पौधे हैं या पत्थर हैं, ये भी तो नफरत भी करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। उसने कहा है ऑल सम प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट, सब के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर होती है, इन्वेस्ट मौजूद होती है। इफ आई एन ऑर्डिनरी नथिंग वर, अगर मैं कोई आम सी नथिंग हूँ, एल शेडो, उसके अंदर कोई साया हो सकता है, अ लाइट रोशनी हो सकती है, और बॉडी मस्ट बी देयर, या उसमें कोई ना कोई पार्टिकल, कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा मौजूद होगा उस नथिंग में, बट आई एम नन, लेकिन मैं इन तमाम जो से मावरा हूँ, मैं नन हूँ। और विल माई सन रिन्यू, या मेरा सूरज जो है वो रिन्यू जरूर होगा, दोबारा सूरज मेरा जरूर निकलेगा। You lovers for whose sake the lesser sun at the time to the gout is run. ओ lovers सुनो, for whose sake, तुम्हारे लिए, the lesser sun, ये नीचे नीचे चलता हुआ सूरज, या ये डूबता हुआ सूरज चला गया कहाँ? At this time, इस वक्त कहाँ चला गया? To the goat, God of lust के पास चला गया, God of lust के पास चला गया। कैप्रिकॉर्न भी इसे कहते हैं मेरे ख्याल में, गोट। कैप्रिकॉर्न का सिंबल क्या होता है, किसी को पता है? गोट है ना। बस ये कैप्रिकॉर्न कौन बैठा हुआ है? तेरे ईमान का पता चल गया पुत्र। ये कैप्रिकॉर्न बहुत लस्टी होते हैं, ठीक है। किस मामले में? लस्ट रखते हैं, इबादत करने के मामले में। यस, बहुत नमाजी परहेजी होते हैं, कहने का मतलब है। तो वो कहते हैं ये जो लेसर सूरज है, लेकिन इस पोएम के अंदर कोई और बात की गई है। इस पोएम के अंदर ये बात की गई है कि सूरज, कहते हैं लवर्स, वो जो सूरज डूब गया है मगरिब में, वो गया है गॉड ऑफ लस्ट के पास, ताकि तुम्हारे लिए लस्ट लेकर आए। सुबह सूरज उभरेगा, तुम्हारे पर रोशनी डालेगा, तुम ज्यादा लस्टी हो जाओगे और फिर भागोगे कि जाकर किसी न किसी और को सलावात पढ़वाएं,
ठीक है, जो शीला कर देगा वो सूर्य निकलेगा। एट दिस टाइम टू द गॉड इज डन, और इस वक्त सन अपना गॉड ऑफ लस्ट जो है इज डन, वो चला गया है टू फेच न्यू लस्ट, ताकि तुम्हारे लिए वो सारे लस्ट लेकर आए, एंड गेव इट टू यू, और तुम्हें दे देगी। एंजॉय अवर समर ऑल, एंजॉय योर समर ऑल, तुम अपना समर एंजॉय करना। ये सूरज जाता है लस्ट भर के ले आता है, ये सर्दियां अभी, लेकिन गर्मियां जब आएंगी लस्ट भरता रहेगा, और गर्मी आएगी बाहर आएगी, और तुम एंजॉय करना लाइफ को। सिंस शी एंजॉयज हर लॉन्ग नाइट फेस्टिवल, और यहाँ पर सेंट लूसी जो है वो एंजॉय कर रही है अपने लॉन्ग फेस्टिवल को। लेट मी प्रिपेयर टुवर्ड्स हर, मुझे भी उसकी तरफ तैयारी करके जाना है। किसकी तरफ? अपनी वाइफ की तरफ। राइटर का इस पूरे स्टैंजे में मकसद ये है कि ये सेंट लूसी का दिन है, हर कोई मुराकबा करेगा, हर शख्स गयान के अंदर अपने सेंट लूसी से मुलाकात करेगा और इंस्पिरेशन लेगा। मैं भी गयान करूंगा और मैं अपनी वाइफ से कांटेक्ट करूंगा, प्रेयर तो करूंगा सेंट लूसी की, लेकिन उस प्रेयर के अंदर ठहर कर मैं अपनी उस सेंट लूसी के सदके, उसके हेल्प से, उसकी मदद से मैं अपनी वाइफ का नजारा करूंगा, उससे मिलूंगा। आई लव यू माई वाइफ। लेट मी प्रिपेयर टुवर्ड्स हर, मुझे उसकी तैयारी करनी है। एंड लेट मी कॉज दिस हर विजल, और मुझे कहने दो ये जो घंटा है, ये जो वक्त है, ये विजल का वक्त है। विजल का मतलब होता है कि कोई रिलीजियस एक्सरसाइज, मजहबी कोई एक्सरसाइज करना। एंड डेज डीप मिडनाइट इज, सॉरी, एंड हर ईव, और ये उसकी रात है, उसकी इवनिंग है, यानी कि मुनासिब वक्त है विजल के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि ये इवनिंग है, ये रात है। सिंस दिस बोथ द ईयर्स, और फिर ये दोनों रातों के दरमियान की, दोनों सालों के दरमियान की रात है। एंड डेज डीप मिडनाइट इज, और ये तमाम दिनों में से सबसे डीप मिडनाइट यही नाइट है। यानी कि राइटर ने इसमें अपनी उदासी का भी जिक्र किया है, और सेंट लूसीज का भी वो सारा नक्शा कहता है। और जिस तरह की बाहर का डार्क और ड्रैब एटमॉस्फेयर है, पोएट के इनसाइड भी ऐसा एटमॉस्फेयर है, लेकिन पोएट का अभी भी यकीन है कि वो दोबारा से जन्म लेगा, वो रिबॉर्न करेगा अपनी मोहब्बत को। मे भी ग्रेव के अंदर जाकर वो दोबारा उससे मिलकर दोबारा अपनी मोहब्बत रिबॉर्न करें। या मोहब्बत साउल की होती है, या वो बिलवड उसके सामने नहीं है, वो अब यहाँ पर जब गयान में जाएगा, इबादत में जाएगा, तो उसकी साउल बाहर निकल कर अपनी वाइफ की, उसकी वाइफ की साउल से मिलेगी। इस तरह के कोई कंसेप्ट मौजूद है, बट आई थिंक दैट इज नॉट अ सक्सेसफुल पोएम बाय जॉन डन द सीयर। क्लियर?